हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का अगला चैप्टर नंबर 26 और बायो का 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत, और इस चैप्टर में हम लोग टोटल कवर करेंगे 100 MCQs 2 पार्ट्स के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 है। ये चैप्टर हमें पढ़ना होता है क्लास 11th में और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है हमें क्लास 9th में। तो इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं वो सभी आपके हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर ऑल एग्जामिनेशंस लिखने का यही मतलब है कि हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आपका चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड 4 से 5 दिन पहले अपलोड हो जाता, लेकिन जो मेरा रिकॉर्डिंग माइक है वो खराब हो चुका था, तो नया माइक ऑनलाइन आने में थोड़ा समय लगा, इसीलिए इस वीडियो को अपलोड होने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, 4 से 5 दिन। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। ये देखो प्लेलिस्ट इस तरह से लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे ही चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 2018 में जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की एग्जामिनेशन हुई थी उनमें जो जनरल साइंस के सवाल पूछे गए थे उनका ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, सारे सवालों का सोल्यूशन। और आरआरबी जेई सीबीटी 1 2019 में जो जनरल साइंस पूछे गए, सामान्य विज्ञान पूछे गए लगभग 1000 सवाल, उनका भी वीडियो सोल्यूशन अपलोडेड है। तो आप इन सारे वीडियोज को भी देख सकते हो। मैंने एनसीईआरटी सीरीज में अब तक 25th चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं और जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी को मिला करके 25 चैप्टर तक, वो टोटल 2400 से भी ज़्यादा है। तो उन सब को आप PDF के तौर पर खरीद सकते हो, बाई कर सकते हो हमारे ईबुक्स स्टोर पे। तो ये रहा www.studytubebooks.com। यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप्स के आपको ईबुक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप यहाँ पे जा करके उन ईबुक्स को भी बाई कर सकते हो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमारा ये एक पूरा यूनिट है जिसके अंदर हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है द लिविंग वर्ल्ड से। जब हमारा ये चारों ही चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये चारों ही चैप्टर्स जब हम लोग समाप्त कर लेंगे, तब जाकर के मैं एक PDF डालूंगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ऐसा नहीं होगा कि द लिविंग वर्ल्ड जैसे ही चैप्टर समाप्त हुआ और मैं PDF डाल दूंगा। जब ये सारे चैप्टर्स करवा दूंगा तब जाकर के मैं PDF अपलोड करूंगा, तब जाकर के आप बाई कर सकते हो। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के नाम से PDF होगा। ये सारे ही चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं क्लास 11th में और क्लास 9th में। लेकिन बायो के बारे में मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ 9th और 10th पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बायोलॉजी के अंदर 11th एंड 12th का बेसिक कवर करना जरूरी है। इसीलिए मैं 11th को और 12th को साथ लेकर के चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ 9th और 10th एनसीईआरटी 9th और 10th से आपके एग्जामिनेशन में सवाल नहीं बनने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी है 9th और 10th, लेकिन अगर हम बायो की बात करें तो आपको बेसिक बायोलॉजी कवर करना ही पड़ेगा क्लास 11th और 12th का। सिर्फ 9th और 10th से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 9th 10th में बहुत ही कम पढ़ना है हमें बायो के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से। पहला सवाल बहुत ही आसान है, एक परिभाषा है। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जो जीवन और सजीवों से संबंधित अध्ययन करता है। तो आप लोग जानते हो जीव विज्ञान के अंदर हम लोग जीवन और सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर, बायोलॉजी हमारा राइट आंसर। जो वर्ड है बायोलॉजी ये किसने दिया? जो शब्द है बायोलॉजी ये दिया 2 वैज्ञानिक ने मिल करके, ट्रेविरेनस और लेमार्क। तो डी हमारा राइट आंसर, बी और सी दोनों। इस चैप्टर में कई सारे वैज्ञानिकों के नाम आएंगे जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को। तो ए हमारा राइट आंसर। अब चाहे जीव विज्ञान का जनक पूछ दे या फिर जंतु विज्ञान का जनक पूछ दे, आंसर एक ही आएगा, एरिस्टोटल। देखिए बायो के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक जूलॉजी जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा बॉटनी जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चाहे आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ दे चाहे फादर ऑफ जूलॉजी पूछ दे, आंसर एक ही आएगा, अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी पूछे तब आंसर बदल जाएगा। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। तो बी हमारा राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगला है 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ये किसे कहा जाता है? ये इनका पिक्चर है, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर।
तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। अब एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लैंटरम। तो हिस्टोरिया प्लैंटरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिस्टोरिया प्लैंटरम ये पुस्तक लिखी गई है थियोफ्रास्टस के द्वारा, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी के द्वारा। अब है हिस्टोरिया एनिमेलियम, यहाँ देखो लिखा हुआ है एरिस्टोटल। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम ये किताब लिखी हुई है अरस्तु के द्वारा। तो डी हमारा राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन एक जीवों का एक लक्षण नहीं है, कौन एक फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग का, सजीव का? जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, उनमें जनन होता है, उनमें उपापचय की प्रक्रिया होती है। तो इनमें से सभी होती है, ये सभी लक्षण है सजीवों के अंदर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो जो सजीव प्राणी होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। जो सजीव होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, वो जनन कर सकते हैं, उनमें कोशिकीय संगठन होती है। कोशिकीय संगठन यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सब का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो सजीव होते हैं उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। उसके बाद है कॉन्शसनेस। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट डिफाइनिंग फीचर और यहाँ लिखा हुआ है डिफाइनिंग फीचर। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम ग्रोथ को बोलते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक सजीव के लिए ये परिभाषित करने वाली लक्षण नहीं है। इसका कारण ये है कि एक निर्जीव में भी ग्रोथ होती है, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनमें भी वृद्धि होती है। इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। दूसरा रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं कि हम ये नहीं कहेंगे कि कोई सजीव तभी कहलाएगा जब उनमें रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक सजीव हो सकता है वो रिप्रोडक्शन ना करे, जनन ना करे। तो ये कहना कि अगर सजीव है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, सजीव को परिभाषित करने वाली लक्षण नहीं है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर पहला है कोशिकीय संगठन। जो भी सजीव होगा वो कोशिकाओं से बना होगा और कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होंगे और उनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। तो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई लिविंग है तो उनमें ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। अगर ये नहीं है मतलब वो सजीव नहीं है। उसके बाद है मेटाबॉलिक रिएक्शन। चाहे एक कोश के जीव हो, चाहे बहुकोश के जीव हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर एक साथ हजारों रिएक्शंस चल रहे होते हैं और उन सब को मिलाकर के हम लोग एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर सिंपली आप मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। तो जो भी सजीव है उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते ही होते हैं। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं मतलब वो सजीव नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसीलिए ये है डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म। अगला है कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब ये हुआ अपने चारों ओर के वातावरण को फील करना, महसूस करना, सेंस करना। अब चाहे एक कोश के जीव हो, चाहे बहुकोश के जीव हो, उनमें कॉन्शसनेस होती है। वो अपने वातावरण को फील करते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के पास सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके सहारे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को फील कर पाते हैं और उनमें होने वाले बदलावों के बदले हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। लेकिन एक प्लांट्स के अंदर सोचो, कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, फिर भी वो अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन को वो सेंस कर पाते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, छूते ही वो सिकुड़ जाता है, आखिर उसने टच को सेंस किया। सनफ्लावर सन की तरफ अपने फेस को कर लेता है तो वो भी वहां पर लाइट को सेंस किया। तो ये तो फिर भी मल्टी सेलुलर है। जो एक सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी अपने वातावरण को फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक सेल वाले हो, बहुत सारे सेल वाले हो, उनमें कॉन्शियसनेस होती है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है किसी के अंदर तो आप ये बोल सकते हो कि वो सजीव नहीं है। अगर सजीव है तो ये तीन तो होना ही होना है। इसीलिए ये तीनों कहे जाते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। अगला है, इनमें से कौन दो है जिसे ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ कहा जाता है? कौन है जो वृद्धि के द्विगामी लक्षण कहा जाता है? एक है इंक्रीज इन नंबर और एक है इंक्रीज इन मास। तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर ए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? हम कब बोलेंगे कि किसी सजीव के अंदर ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है? इसके दो लक्षण हैं। जो सजीव है उनके संख्या में वृद्धि हो जाए, उनके नंबर इंक्रीज कर जाए, तो हम बोलेंगे कि वो उनमें ग्रोथ हुई है।
दूसरा, अगर उसका मास इंक्रीज कर जाए, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाए, तो भी हम बोलेंगे कि उनमें ग्रोथ हुई है। तो ये दोनों लक्षण है। अगर संख्या में वृद्धि हो जाए, बोलेंगे कि उनमें ग्रोथ हुई है। अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाए, तो भी बोलेंगे कि उनमें ग्रोथ हुई है। तो इस तरह ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर। इन दोनों को कहा जाता है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि डैश होती है जबकि प्राणियों में वृद्धि डैश होती है। प्लांट्स अपने पूरे लाइफ स्पैन तक ग्रो करता रहता है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जीवन पर्यंत। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही होता है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। पहले प्लांट के बारे में है, तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर, जीवन पर्यंत, और प्राणियों के अंदर कुछ आयु तक। अब है, इनमें से सही कथन को चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। केवल सजीव ही वृद्धि करते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल सजीव ही वृद्धि करते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल निर्जीव ही वृद्धि करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों वृद्धि करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा इस सवाल का सही जवाब। निर्जीवों में जनन संभव है, ये गलत हो जाएगा, निर्जीवों में जनन संभव नहीं है। मान लो एक पत्थर है, कहीं पे पड़ा हुआ है, किसी सड़क के किनारे या फिर कहीं पर एक पत्थर है जो पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद, 1 महीने 2 महीने या फिर कुछ ही दिनों के बाद, इस पे मान लो मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी, ये सब आकर के इसके सरफेस पे बाहर में जमा हो जाते हैं। तो इससे होगा क्या, पहले इसका मास, पहले इसका द्रव्यमान कम था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मास इंक्रीज कर जाएगा। और हम लोगों ने अभी देखा कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उनमें ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पत्थर का मास इंक्रीज कर गया, मतलब हम बोलेंगे कि पत्थर ग्रो किया है। और पत्थर क्या है, निर्जीव है, इसीलिए निर्जीव भी ग्रो करते हैं। तो ये कहना कि केवल सजीव ही वृद्धि करते हैं गलत हो जाएगा। और ये भी नहीं कह सकते केवल निर्जीव ही वृद्धि करते हैं। लेकिन सजीव में जो वृद्धि होती है और निर्जीव में जो वृद्धि होती है, इन दोनों का तरीका अलग अलग है। सजीवों में वृद्धि होती है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, कोशिकाओं का विभाजन होता है। लेकिन एक निर्जीव में वृद्धि होती है वो इसलिए क्योंकि उसके बाहर सरफेस पे आकर के कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसके कारण द्रव्यमान बढ़ जाती है और वृद्धि हो जाती है। तो अब से आप ध्यान में रखोगे, केवल सजीवों में ही वृद्धि नहीं होती, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। तो इस सवाल का सही जवाब सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए वृद्धि और जनन समानार्थी है? इनमें से किसके लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिम है, एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, समानार्थी है, समान अर्थ है। ये हो जाएगा अमीबा। हम लोगों ने अभी जाना ग्रोथ के बारे में। पहला कि अगर नंबर में इंक्रीज कर जाए बोलेंगे कि ग्रोथ हुआ है। सेकंड, मास में इंक्रीज कर जाए तो भी बोलेंगे कि ग्रोथ हुआ है। तो एक अमीबा, ठीक है, ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, ये डिवाइड हो गया और 2 अमीबे में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 सेल था, अब यहाँ पर 2 सेल हो गया, यानी कि नंबर में इंक्रीज कर गया। नंबर में इंक्रीज कर गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ हुई है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये है एक बाइनरी फिजन, जो कि रिप्रोडक्शन का टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, द्विविखंडन बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर अमीबा ने क्या किया, अमीबा में रिप्रोडक्शन हुआ या फिर ग्रोथ हुआ? तो आप बोल सकते हो कि ग्रोथ भी हुआ, रिप्रोडक्शन भी हुआ। इसीलिए जो एक कोश के जीव होते हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का मतलब एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगला है, इनमें से कौन एक जनन नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है? अमीबा कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है, फंजाई कर सकता है। खच्चर यानी कि म्यूल, ये स्टेराइल होता है, ये जनन नहीं कर सकता है। जो म्यूल है ये संतान है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग है, बच्चा है, किसका? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का ये संतान है म्यूल, और ये स्टेराइल होता है। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, दोनों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो भी अलग अलग होती है, और इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा करके म्यूल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो म्यूल स्टेराइल है, कहने का मतलब कि ये जनन नहीं कर सकता, ये अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता। लेकिन है तो ये सजीव है ना, ये म्यूल जो है, खच्चर है, ये सजीव है, लेकिन देखो ये अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। सजीवों के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं?
चाहे वो एक सेल वाले जीव हो चाहे बहुत सारे सेल वाले जीव हो, एक समय में हजारों रिएक्शंस चल रहे होते हैं उनके अंदर, और उन सभी अभिक्रियाओं को, उन सभी रिएक्शंस को मिला करके एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी अभिक्रिया। तो सी हमारा राइट आंसर। इनमें से कौन है जो जीवों को परिभाषित करने वाली अभिलक्षण नहीं है, यानी कि वही है, कौन है जो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, डी नहीं है। ठीक है, वृद्धि ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग के अंदर, क्योंकि निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। अगला है प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु जो हम देखते हैं किसी डैश का प्रतीक है। आप अपनी आंखों से जितने भी टाइप्स के प्लांट्स को देख रहे हो, जितने भी एनिमल्स को आप देख रहे हो, वो सब किसी एक जाति का प्रतीक है। ठीक है, किसी एक स्पीसीज का प्रतीक है, यानी किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब तक की ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या लगभग डैश हो सकती है। अब तक वैज्ञानिकों ने जितने ऑर्गेनिजम्स को जाना है, उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया है, ये लगभग 17 से 18 लाख है। एनसीईआरटी का डेटा है 17 से 18 लाख। अगला है प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ऑनियन, ऑनियन का हिंदी क्या होता है? ऑनियन को आप लोग और क्या कहते हो? प्याज कहते हो। आप ही में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे कि ऑनियन को कांदा भी कहा जाता है। तो ऑनियन को हमारे इंडिया के अंदर ही कहीं पर प्याज कहा जाता है, कहीं पर कांदा कहा जाता है, और हो सकता है कहीं पर कुछ और भी कहा जाता हो। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम है, यानी कि कई सारे लोकल नेम्स हैं। तो कुछ तो ऐसा नाम होना चाहिए जिससे कि उसी नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। आप इंडिया में रह करके उस नाम को बोलोगे, अमेरिका वाले भी समझ जाएंगे, यानी कि विश्व के हर जगह के लोग उस नाम से उसको पहचानेंगे, एक ही नाम से। कुछ तो एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए। तो वो जो नाम रखने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नाम पद्धति। वैज्ञानिक मिल करके उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं और उसी नाम से उससे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। अगला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय। द्विपद नाम पद्धति प्रणाली किसने दिया? देखो, मैंगो का जो नाम रखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा वो है मैंजीफेरा इंडिका। आलू का जो नाम रखा गया है सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसके बाद शेर का जो नाम रखा गया वो है पैंथेरा लियो। तो ये सारे जो नाम हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम या फिर पैंथेरा लियो, ये सारे हैं बायोलॉजिकल नेम, जैविक नाम, या फिर इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नेम। और ये वो नाम है जिसके जरिए पूरे वर्ल्ड में इसे जाना जाता है। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और बोल दो पैंथेरा लियो तो वो समझ जाएगा कि शेर की बात की जा रही है। और यहाँ पर हम लोग मेनली वैज्ञानिक की बात करते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ और आप किसी वैज्ञानिक को बोलो मैंजीफेरा इंडिका तो वो समझ जाएगा कि मैंगो की बात की जा रही है। आप उसे बोलोगे सोलेनम ट्यूबेरोसम तो वो जो वैज्ञानिक होगा वो समझ जाएगा कि आप आलू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप इन सारे नाम में देखो दो टर्म्स हैं, 1 2 1 2 1 2। तो एक ऐसा नाम जिनमें दो टर्म्स होंगे, ये सबसे पहले किसने दिया? ये दिया कार्लोस लिनियस ने। तो बी हमारा राइट आंसर। नामकरण के पद्धति द्विनामी पद्धति में प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, पहला घटक और दूसरा घटक क्रमशः दर्शाता है। जो अभी आपने देखा कि ये दो टर्म्स वाले जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पैंथेरा लियो, ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। सारे में दो दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि जो पहला टर्म है और जो दूसरा टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला टर्म है ये बताएगा जीनस को और जो दूसरा टर्म है ये बताएगा स्पीशीज को। ठीक है, ये बताएगा जाति को। तो पहला टर्म वंश को बताएगा और दूसरा टर्म जाति को बताएगा। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये सारे क्या है? वंश है, वंश का नाम है। इंडिका, ट्यूबेरोसम और लियो ये सारे के सारे जातियों का नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है।
पाइसम सेटाइवम ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। ये सारे वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। मैंजीफेरा इंडिका में डैश वंश के नाम को दर्शाता है। मैंजीफेरा इंडिका पहला जो टर्म होगा वो वंश को बताएगा, दूसरा जो टर्म होगा वो जाति को बताएगा, स्पीशीज को बताएगा। तो वंश के नाम को दर्शाता है कौन? मैंजीफेरा। बी हमारा राइट आंसर। जैविक नाम प्रायः किस भाषा में लिखा जाता है? जो बायोलॉजिकल नाम लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? ये होता है लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन भाषा एक मरी हुई भाषा है, इसमें बदलाव होने के चांसेस नहीं के बराबर है क्योंकि इसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम के संबंध में कौन गलत है? जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ऑर्गेनिज्म का, उनके बारे में बताना है कि कौन गलत है। तो पहला है वंश का नाम बड़ा अक्षर से शुरू होता है। वंश का नाम बड़ा अक्षर से शुरू होता है। तो आप इन सारे ही नामों में देखो, ये है वंश का नाम, ये है वंश का नाम, ये है वंश का नाम। अगर आप इन सब को देखो तो सब में जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से हुई है, तो ये सही है। वंश का नाम छोटा अक्षर से शुरू होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि बी हमारा राइट आंसर है। अगला है जाति का नाम छोटा अक्षर से शुरू होता है, तो ये सही है। जाति का नाम यहाँ पर इंडिका है, ट्यूबेरोसम है, लियो है। इन सब को देखो तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुई है। इसे तिरछे अक्षर में टाइप किया जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ जो मैंने टाइप किया हुआ है, आप देखो ये सारे के सारे इटैलिक में टाइप किया हुआ है, तिरछे अक्षर में टाइप किया हुआ है, तो ये भी सही है। बी हमारा राइट आंसर। अब आपको यह बताना है इनमें से कौन है जो आम के नाम को, आम के जैविक नाम को सही सही निरूपित करता है। तो जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है उसमें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जो नाम लिखा गया है वो इटैलिक फॉर्म में हो, यानी कि तिरछे अक्षर में टाइप किया गया हो। तो बी सी डी में तो हमें दिख रहा है कि इटैलिक में है, ए में नहीं दिख रहा है, तो ए हमारा गलत हो जाएगा, इसको आप काट दो। तो सबसे पहला इटैलिक में होना चाहिए। दूसरा, दो टर्म्स होते हैं, पहले जीनस होता है और उसके बाद स्पीशीज, वंश का नाम और जाति का नाम। वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है। वंश का नाम मैंजीफेरा होगा, तो यहाँ देखो स्मॉल लेटर से शुरू हुई है, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, तो सी भी काट दो। जो जाति का नाम है वो छोटे अक्षर से शुरू होता है और यहाँ देखो बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, तो ये भी काट दो, यानी कि डी हमारा राइट आंसर। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इटैलिक में होना चाहिए, वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। और अगर आप खुद से कॉपी में लिखते हो, यहाँ तो मैंने टाइप किया हुआ है, तो जब हम टाइप करते हैं तब इटैलिक में टाइप करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंजीफेरा इंडिका, तो हम क्या करेंगे, इसे अंडरलाइन कर देंगे। जब आप अपने पेन से कॉपी में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे, तब आप उसको अंडरलाइन कर दोगे, या फिर जो भी आप नाम लिखोगे उनमें जो दो टर्म्स होंगे उन दो टर्म्स को अलग अलग हम अंडरलाइन कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैंथेरा लियो, तो ये इटैलिक में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे अलग अलग। जब वैज्ञानिक नाम में वंश और जाति का नाम एक समान हो जाए तो उसे डैश कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जीनस का नाम होता है पहले और तब जाकर के स्पीशीज का। तो एक ऐसा नाम जिसमें जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम दोनों एक ही हो जाए, सेम हो जाए, तब उसे कहा जाता है टोटोनिम। ठीक है, टोटोनिम। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अब है निम्नलिखित में से कौन एक टोटोनिम का उदाहरण नहीं है। टोटोनिम आप लोगों ने जाना, जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम, वंश का नाम और जाति का नाम एक ही हो जाएगा। यहाँ आप देख लो, नाजा, रैटस, वल्पस। जो वंश का नाम है वही जाति का नाम है। तो नाजा यानी कि कोबरा, रैटस यानी कि रैट चूहा, वल्पस यानी कि फॉक्स। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राना टिग्रीना ये फ्रॉग को कहा जाता है, मेढक को। तो यहाँ पर जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम अलग अलग है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखो कि इस तरह का जो नाम है जिसमें जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम बराबर हो जाए, एक ही हो जाए, कहने का मतलब इस तरह का नाम आपको सिर्फ एनिमल के लिए मिलेगा, सिर्फ जानवरों के लिए मिलेगा। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के नाम के लिए ये टोटोनिम काम नहीं करेगा। कोई भी आपको एक ऐसा प्लांट का नाम नहीं दिखेगा जिसमें स्पीशीज और जीनस दोनों एक ही हो।
क्योंकि ये जो टोटोनिम है सिर्फ जानवरों के नाम के लिए वैलिड है, पौधों के नाम के लिए वैलिड नहीं है। अब है प्रूनस डुल्सी, किसका एग्जाम्पल है? देखो प्रूनस डुल्सी ये एलमंड को भी कहा जाता है और प्लम को भी कहा जाता है, यानी एलमंड और प्लम दोनों का ये वैज्ञानिक नाम है प्रूनस डुल्सी। तो इसे कहा जाता है होमोनिम। ठीक है, होमोनिम कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही नाम दो अलग अलग जातियों को दिया गया है। एलमंड यानी कि बादाम, प्लम यानी कि बैर। तो बादाम और बैर दोनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इन दोनों का एक ही सिंगल नाम है प्रूनस डुल्सी। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें आसानी से दिखने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। जैसे मान लो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर हमें दिख रहा है कि इन सब में समानताएं हैं, तो क्या किया जा सकता है, उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उस भीड़ से निकाल करके उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, उसमें 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे तेज हैं, कुछ बच्चे बहुत ही कमजोर है और कुछ बच्चे ठीक ठाक हैं। तो अगर वो सारे ही बच्चे मिक्स रहेंगे तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम है पढ़ाने में और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है पढ़ने में। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि जो बच्चे तेज हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, जो बच्चे ठीक ठाक है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा और जो बच्चे कमजोर है बहुत ही ज़्यादा उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पढ़ने में भी आसानी होगा और पढ़ाने वाले को भी आसानी होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। तो सी हमारा राइट आंसर। अगला है वैज्ञानिक शब्द टैक्सॉन का अर्थ है। टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? टैक्सॉन का मतलब होता है कैटेगरी। ठीक है, यहाँ देखो इस चैप्टर में, ये जो हमारा चैप्टर है सजीव जगत, इसमें कैटेगरी को हिंदी में कहा गया है संवर्ग। ठीक है, संवर्ग। तो यहाँ पर आप लिख लो संवर्ग, क्योंकि वर्ग के लिए यहाँ पर अंग्रेजी में शब्द है क्लास और कैटेगरी के लिए हिंदी में शब्द है संवर्ग। तो इस संवर्ग को टैक्सॉन कहा जाता है। साइंटिफिक टर्म संवर्ग के लिए, कैटेगरी के लिए टैक्सॉन है। टैक्सॉन ये सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है टैक्सा। जैसे यहाँ कैटेगरी है तो टैक्सॉन, अगर कैटेगरीज होता तब हम लोग टैक्सा बोलते हैं। अगला सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों को उनके समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। ये भी लिख लो। ठीक है, वर्गीकरण किया जाता है और नामकरण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, और उसका नाम रखा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी को आप वर्गीकरण विज्ञान बोल सकते हो या फिर सिंपली वर्गीकी बोल सकते हो। अगला है, इनमें से कौन है जो वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है? तो हम लोगों ने अभी जाना है कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या किया जाएगा, उसमें समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा जीव जंतुओं का, उनका नाम रखा जाएगा और इन दोनों से भी पहले उनका पहचान किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करना, क्लासिफिकेशन यानी कि नाम वर्गीकरण करना और नोमेनक्लेचर यानी कि नाम रखना। तो ए बी सी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही टैक्सोनॉमी में किया जाता है। अगला है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल दे या फिर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोल दे, कुछ भी पूछ दे, आंसर एक ही आएगा, कार्लोस लिनियस। ठीक है, कार्लोस लिनियस या फिर सिंपली आप लिनियस बोल दो या फिर कार्ल लिनियस भी कहा जाता है। जीव विज्ञान के उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें वर्गीकी और जीवों के बीच विकासीय संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है? यानी कि इसमें क्या किया गया, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो है ही, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सारे तो पढ़ना ही है इस ब्रांच के अंदर। इसके साथ में क्या पढ़ना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये पूरा पढ़ाई करना है इस ब्रांच के अंदर। इस ब्रांच का नाम है वर्गीकरण पद्धति या फिर इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। यहाँ पर एस लगा देना, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक बायोलॉजी बोल दो या फिर सिंपली सिस्टमैटिक्स बोल दो। तो ए हमारा राइट आंसर। तो सिस्टमैटिक्स बायो का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर टैक्सोनॉमी के बारे में तो पढ़ना ही होता है, टैक्सोनॉमी में जो सब होता है उसके बारे में तो पढ़ना ही होता है, साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका इवोल्यूशन के नज़रिए से क्या संबंध है एक दूसरे के साथ,
इवोल्यूशन के नज़रिए से उनका क्या इतिहास रहा है, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर। तो सिस्टमैटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, सिस्टमैटिक्स के अंदर हमें टैक्सोनॉमी के बारे में तो पढ़ना ही है, साथ में फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब हो गया कि इवोल्यूशन के नज़रिए से उनका क्या इतिहास रहा है, इवोल्यूशन के नज़रिए से जो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी ग्रुप के अंदर, उनमें क्या संबंध है। तो टैक्सोनॉमी को आप बोल सकते हो कि ये एक पार्ट है सिस्टमैटिक्स का। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा डैश से उत्पन्न हुई है। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा सिस्टमा से उत्पन्न हुई है। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतुओं का एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, ये होता है सिस्टमा का मतलब। ये एक लैटिन शब्द है, इसी से वर्ड बना है सिस्टमैटिक्स। एक किताब है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। ये है लीनियस, यहाँ पर देख सकते हो आप, कार्लोस लीनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरे बुक लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग की संवर्ग नहीं है, कौन एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। जाति है, वंश है, कुल है, इनमें से कोई नहीं है जो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। अब हम लोग समझते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। तो जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया, जगत हो गया, ये सारे के सारे हैं टैक्सा। टैक्सा को ही क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बोलते हैं, और इसी को आप रैंक्स भी बोल सकते हो। यानी कि जीनस एक रैंक है, फैमिली एक रैंक है, ऑर्डर एक रैंक है, या फिर टैक्सॉन बोल दो या फिर कैटेगरी बोल दो। तो ये सारे टैक्सा या फिर ये सारे रैंक्स या फिर ये सारे कैटेगरीज मिल करके एक साथ कहलाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिल करके क्या कहलाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो अब यहाँ पर ये देखो आप, इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं और ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम। स्पेसीज मिलकर के जीनस बनाते हैं, जीनस मिलकर के फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं, क्लास मिलकर के फाइलम बनाते हैं, फाइलम मिलकर के किंगडम बनाते हैं। तो ये सारे इसी ऑर्डर में आपको ध्यान में रखने हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जाएंगे, समानताएं घटती है, असमानताएं बढ़ती है। ये कैसे हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले सवालों में। जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जाएंगे, जो जीव जंतु हमें मिलने वाले हैं उन सब के बीच समानताएं घटती चली जाएगी, असमानताएं बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग जाति से जगत की तरफ जाएंगे, जो जीव जंतुओं की संख्या होगी उनमें वृद्धि होती चली जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो कैटेगरीज है जाति से जगत की तरफ चलने पर इनका आकार बड़ा होता चला जाता है। तो इन सब में जाति से लेकर के जगत में जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे निचले स्तर की जो संवर्ग है वो है जाति, और सबसे ऊंचे स्तर की जो संवर्ग है वो है जगत। तो किंगडम को हाईएस्ट कैटेगरी और स्पीशीज को लोएस्ट कैटेगरी कहा जाता है। इसके बाद बेसिक या फिर स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मोल या फिर छोटी इकाई वर्गीकरण का ये जाति को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मनुष्य का, यानी कि होमो सेपियंस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। होमो क्या हो जाएगा, जाति यानी कि जीनस, वंश यानी कि जीनस, और सेपियंस यानी कि जाति यानी कि स्पीशीज। तो हम लोगों का जो जीनस है, वंश है, वो क्या है, होमो, और जाति सेपियंस। हम लोग किस कुल के हैं, कौन से फैमिली के हैं, होमिनिडी। हम लोग किस ऑर्डर के हैं, प्राइमेटा ऑर्डर के हैं। हम लोग किस क्लास के हैं, किस वर्ग के हैं, मैमेलिया क्लास के हैं। हम लोग किस फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। और हम लोग किस किंगडम में आते हैं, एनिमिलिया किंगडम में आते हैं। तो ये एक ह्यूमन के बारे में है, ठीक है, हम ह्यूमन के बारे में है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य कौन से ऑर्डर के अंदर आता है, तो आंसर आपको टिक करना होगा प्राइमेटा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य है वो कौन से वर्ग के प्राणी है, आपको आंसर टिक करना होगा मैमेलिया। कौन से फाइलम में हम लोग आते हैं, कॉर्डेटा। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है डिवीजन, भाग। एनिमल्स के लिए हम लोग फाइलम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो फाइलम के स्थान पर हम लोग डिवीजन का यूज करते हैं। डिवीजन शब्द का प्रयोग किया जाता है प्लांट्स के लिए।
ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म, सभी वर्ग की संवर्ग मिल करके क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर। अगला है लोएस्ट कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की का कौन सा है। ये मैंने आपसे कहा कि जो लोएस्ट है वो है जाति और जो हाईएस्ट है वो है जगत। तो जाति हमारा राइट आंसर ए। अब है हाईएस्ट कैटेगरी कौन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, यहाँ पे हायरार्की हो जाएगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का हाईएस्ट कैटेगरी कौन है, ये हो जाएगा किंगडम, जगत। अब है किस वर्ग की संवर्ग के जीवों में अधिकतम समानताएं पाई जाती है। जो आप यहाँ पर अलग अलग संवर्ग देखते हो, जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, संघ हो गया, जगत हो गया, इन सब में कौन से संवर्ग में जो जीव पाए जाते हैं उनमें अधिकतर समानताएं होती है। तो आप याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा जब हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं जीव जंतुओं के बीच समानताएं घटती है, असमानताएं बढ़ती है। तो सबसे अधिक समानताएं होंगी जाति में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम समानताएं होंगी या फिर बोल सकते हो सबसे अधिक असमानताएं होंगी जगत में। किस वर्ग की संवर्ग के जीवों में अधिकतम असमानताएं पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे हम लोग जाति से जगत की तरफ जाएंगे असमानताएं बढ़ती चली जाती है, तो असमानताएं किंगडम में। अब है सही मिलान चूज करना है यहाँ पर, कौन करेक्ट मैच्ड है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका सही है, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम सही है, शेर का पैंथरा लियो, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस। तो यहां पर डी हमारा राइट आंसर, ये करेक्ट मैच्ड नहीं है। पैंथरा टिग्रिस ये टाइगर को कहा जाता है, बाघ को, और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस। अब है समीपस्थ संबंधित जातियां मिलकर डैश बनाते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है, याद रखना एक जाति के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स आएंगे, तो बहुत सारी जातियां हैं। इन बहुत सारी जातियों में जिन जातियों में समानताएं पाई जा रही है, जिन जातियों में मान लो ये सारी वो जातियां हैं जिनमें कुछ समानताएं पाई जा रही है, लिखा है ना समीपस्थ संबंधित, तो कुछ जातियां हैं इनमें से जिनमें समानताएं पाई जा रही है, तो इसे एक अलग कैटेगरी में ग्रुप्ड कर दिया जाएगा, एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इसे हम बोलेंगे वंश, ठीक है। हम लोग ये बोलेंगे इस वंश के अंदर जो भी जातियां हैं उनमें कुछ समानताएं हैं। तो जो संबंधित जातियां होती हैं वो मिलकर के वंश का निर्माण करते हैं। तो यहां पर जीनस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यह है बाघ जिसका नाम है पैंथरा टिग्रिस, यह है शेर जिसका नाम है पैंथरा लियो, यह है चीता जिसका नाम है पैंथरा पार्डस। यहां आप देखो पैंथरा, यानी कि यहां पर जीनस क्या है, पैंथरा। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें जो पहला टर्म होता है वो जीनस को बताता है, वंश को बताता है। तो सबका जो वंश है वो एक ही है, लेकिन सब अलग अलग जाति के हैं। यहाँ टिग्रिस है, यहाँ लियो है, यहाँ पार्डस है। तो यहाँ पर ये देखो बाघ, शेर, चीता ये सब अलग अलग जाति के हैं, लेकिन कुछ समानताएं इनमें पाई जाती है, इसीलिए इसे एक ही जीनस के अंदर, एक ही वंश के अंदर डाल दिया गया है, और वो वंश है पैंथरा। तो पैंथरा वंश के अंदर बाघ भी आते हैं, शेर भी आते हैं, चीता भी आते हैं। तो यही उस सवाल में कहा गया था कि जो संबंधित जातियां हैं वो सब मिल करके एक वंश का निर्माण करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज इन सेम जीनस, एक ही जीनस के अंदर अलग अलग जातियां। तो अब यहां पर आप ये समझो, अगर मैं शेर बोलता, शेर की जाति, तो उसमें बहुत सारे शेर आते हैं और उन सब में समानताएं अधिक थी। अब यहाँ जीनस में देखो अलग अलग जातियां भी आ गई, तो अब उतनी समानताएं नहीं है जितनी कि एक जाति के अंदर होती है, क्योंकि वंश के अंदर अलग अलग जातियां आ गई, अलग अलग जातियां आ गई, यानी कि असमानताएं थोड़ी सी बढ़ गई। अगर एक ही जाति होता तो बहुत सारी समानताएं होती, लेकिन वंश के अंदर तो एक से अधिक जाति के जीव जंतु आते हैं, तो उनमें थोड़ी सी असमानताएं बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से यहां देखो आलू और बैंगन, पोटैटो और ब्रिंजल, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन एक ही जीनस के हैं, सोलेनम। अब है इन चार में से कौन एक भिन्न है, कौन सबसे अलग है। तो यहां पर आप दो तरीके से छांट सकते हो। एक तो ये शेर, चीता, बाघ ये सारे के सारे जानवर हैं, आलू प्लांट है, तो इस तरह से भी आप इसको अलग कर सकते हो। दूसरा पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस, इन सब में देखो ये सब एक ही वंश के हैं, शेर, चीता, बाघ ये सब एक ही वंश के हैं,
याद रखना, एक ही वंश के हैं, जाति मत बोलना। और सोलेनम ट्यूबरसम ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो इस प्रकार से डी हमारा राइट आंसर। हम लोगों ने समझा कि समीपस्थ जातियां मिलकर के वंश का निर्माण करते हैं और समीपस्थ वंश मिलकर के कुल का निर्माण करेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर कुल हो जाएगा, फैमिली। रिलेटेड जेनेरा, जीनस ये सिंगुलर वर्ड है और जेनेरा ये प्लूरल वर्ड है। तो रिलेटेड जेनेरा मिल करके क्या बनाएंगे, फैमिली। तो एक फैमिली के अंदर एक वंश या एक से अधिक वंश आते हैं। अब देखो, एक फैमिली का नाम है फैलिडी, ठीक है। फैलिडी एक कुल का नाम है। आपको बताना है कि फैलिडी कुल में इनमें से कौन आते हैं। फैलिडी कुल में पैंथरा और फेलिस ये दोनों आते हैं। पैंथरा और फेलिस ये क्या है, वंश है, ठीक है, जीनस है। यहां देखो, अब हम लोगों ने अभी जाना कि जो पैंथरा जीनस है, पैंथरा वंश है, उसमें कौन कौन सी जाति है, शेर की जाति, बाघ की जाति और चीता की जाति। अब देखो, जो बिल्लियां होती हैं वो जीनस फेलिस के अंदर आती है और ये दोनों ही जेनेरा पैंथरा और फेलिस ये सब एक ही कुल के हैं, फैलिडी। तो कुल फैलिडी में फैमिली फैलिडी के अंदर जीनस फेलिस और जीनस पैंथरा ये दोनों आते हैं। इसी तरह से फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर देखो कौन कौन से जीनस आते हैं, सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा। प्लांट्स के लिए एक फैमिली है सोलेनेसी जिसके अंदर जीनस सोलेनम, पिट्यूनिया और दतूरा ये सारे आते हैं। अब फैलिडी कुल का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन है जो फैलिडी फैमिली का मेंबर नहीं है, तो शेर है, बाघ है, कैट है, डॉग नहीं है। डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है गण किसका समूह है। हम लोगों ने जाना समीपस्थ जातियां मिलकर के वंश का निर्माण करते हैं, समीपस्थ वंश मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं और समीपस्थ कुल मिलकर के अब गण का निर्माण करेंगे, ऑर्डर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ फैमिलीज। अब देखो, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फैमिली फैलिडी और फैमिली कैनिडी ये दोनों ही आते हैं। फैमिली फैलिडी के अंदर हम लोगों ने अभी देखा कि जो लेपर्ड है, जो टाइगर है, जो लायन है जो कि पैंथरा जीनस के हैं और जो बिल्ली है फेलिस जीनस की, ये सारे आते हैं। और जो कुत्ते होते हैं वो फैमिली कैनिडी के अंदर आते हैं। ये सब को एक साथ रखा गया है ऑर्डर कार्निवोरा में। तो यहाँ भी आप देखो, हम अब ऑर्डर पर चले गए तो यहाँ पर देखो जीवों की संख्या बढ़ गई और असमानताएं भी बढ़ गई। इसी तरह से ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा जिसके अंदर हम मनुष्य आते हैं, जिसके अंदर बंदर आते हैं और जिसके अंदर लंगूड़ आते हैं। लंगूड़ में हम लोग गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन इन सब की बात करते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर हम मनुष्य, मंकी और लंगूड़ ये सब आते हैं, यानी कि बंदर की जातियाँ, मनुष्य की जातियाँ और लंगूड़ की जातियाँ ये सब आते हैं एक ही ऑर्डर में, ऑर्डर प्राइमेटा। अब है ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन से इंक्लूड है, इनमें से ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बिल्ली है ये कौन से ऑर्डर का है, कार्निवोरा। अगला है किस वर्ग की संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें रिलेटेड ऑर्डर्स हैं। तो अब रिलेटेड ऑर्डर्स मिल करके क्लास बनाएंगे, वर्ग, ठीक है, क्लास। यहां देख लो आप, हम लोगों ने अभी देखा कि ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर ये सारे जानवर आते हैं, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, बाघ। और ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर लंगूड़, बंदर और हम मनुष्य। अब देखो, इन सब को एक ही क्लास के अंदर डाल दिया गया है और उस क्लास का नाम है मैमेलिया। अब है इनमें से कौन है जो क्लास मैमेलिया के अंदर आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा। तो डी हमारा राइट आंसर, ए और बी दोनों। अब है जो रिलेटेड क्लासेस होंगे, जो संबंधित वर्ग होंगे वो डैश का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जो रिलेटेड क्लासेस होंगे वो सब मिल करके क्या बनाएंगे, फाइलम, ठीक है, क्या बनाएंगे, फाइलम। अगर प्लांट्स की बात करें तो वो क्या बनाएंगे, डिवीजन, भाग। यहां देखो, अब हम एक फाइलम उठाते हैं, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर देखो क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया भी इंक्लूड है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास एम्फीबिया भी है, क्लास एव्स भी है, क्लास फिशेज भी है, क्लास रेप्टिलिया भी है। तो अब हम एक स्टेप और ऊपर पहुंच चुके हैं,
जब हम लोग एक स्टेप और ऊपर पहुंच गए तो देखो जो कैटेगरी है उसका साइज और बड़ा हो गया और भी इसके अंदर जीव शामिल हो गए और असमानताएं भी बढ़ गई। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर मैमेलिया, एव्स, एम्फीबिया, फिशेज, रेप्टिलिया, ये सारे के सारे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। हम लोग इस फाइलम के बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब है इनमें से किसे फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। तो फिश को रखा गया है, एम्फीबियंस को रखा गया, बर्ड्स को रखा गया है, इनमें से सभी। अगला है प्लांट्स के लिए हम लोग फाइलम के स्थान पर कौन से वर्ड को यूज करते हैं? डिवीजन का यूज करते हैं। फाइलम की जगह पर हम लोग डिवीजन का यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। हाईएस्ट कैटेगरी क्या है टैक्सोनॉमिक सिस्टम में? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम और लोएस्ट है स्पीशीज। तो किंगडम हमारा राइट आंसर। जगत एनिमेलिया में सभी डैश रखा गया है। जो किंगडम है, जो हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, उनमें किसको रखा गया है? एनिमल्स को रखा गया है। केवल जंतुओं को रखा गया है किंगडम एनिमेलिया में, और किंगडम प्लांटी में केवल प्लांट्स को। तो बी हमारा राइट आंसर। इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। तो ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड का, सजीव जगत का पार्ट 1 समाप्त होता है।